हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के रिलेशनशिप्स पर एंड उनके इंटर कन्वर्जन्स पर। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में ये एक ऐसी प्रोसेस है, बेसिकली डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, जिसे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही है, इलेक्ट्रिक करंट से आता है, लिसिस मतलब तोड़ना। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक प्रकार की, जिससे हम जो कि हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, इसीलिए हम इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अब हम देखते हैं। ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जो कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? जो रिएक्शन हो रही होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जो हमें मदद करता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में। यही रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसा अपैरेटस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में काम आता है। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है एनोड, एंड जो नेगेटिव वाले पोल से कनेक्टेड है ये है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड और कैथोड की और भी दो चीज़ें हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि जो एनोड होता है ना, ये बेसिकली जैसा कि अभी हमने देखा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है। इसमें दिस वन इज़ एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड दिस वन इज़ कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है। एंड एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड में होती है रिडक्शन। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक होती है या कह लीजिए निमोनिक, विच इज़ ऑयल रिग। यहाँ पे O इज़ फॉर ऑक्सीडेशन, I इज़ फॉर इज़। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये है ऑयल एंड रिग, इसमें इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन इज लॉस। क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस। लॉस किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे हो रहा है। एंड रिग इज फॉर रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक निमोनिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बिल्कुल ही याद रखनी है। आप देख सकते हैं कैथोड में हमने अभी क्या पढ़ा था, कैथोड में हो रहा होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होता है एंड कैथोड क्या है? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या हो रहा होता है? हमने अभी क्या देखा? ऑयल रिडक्शन इज गेन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में गेन हो रहा है। अब इधर पे क्या है ना, सोडियम को यहाँ पे आप देखिए, सोडियम क्या है? बेसिकली पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव की ओर, एंड क्लोरीन, क्लोरीन जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की ओर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में होता है ना। तो ऐसे ही अपोजिट अट्रैक्ट्स करेंगे जो चार्जेस हैं वो। अब कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है, हाफ सेल रिएक्शन इन्हें हम कहते हैं, एंड देन यहाँ पे हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। कैथोड की हम बात करें तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन इज, क्या बोला था? बिल्कुल सही, रिडक्शन इज गेन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है Na में। दैट मीन्स हमने गेन कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसलिए ये Na में कन्वर्ट हो गया। अब Na पॉजिटिव प्लस हमने इसमें क्या किया? रिडक्शन में क्या होता है? गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया ये Na। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे, एनोड की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दो Na हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं एंड दो Na यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव से Na बन रहा है, ये बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। अब एनोड में क्या होता है? एनोड में अभी हमने देखा है ऊपर में
कि एनोड में हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस। लॉस किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीडेशन इज लॉस, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि क्लोरीन है, इससे बनेगा Cl2 प्लस हमने क्या किए, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Cl माइनस से ये Cl2 में हम ले आए, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया हमने, ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 Cl है तो ये भी यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो जाएंगे। ये हमने कर दी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन हम इसकी देखें तो इससे हमारा बनता है NaCl, ठीक है। NaCl हमारा बना। अब इसे हम तोड़ेंगे तो बेसिकली इससे हमें मिल जाएंगे 2Na प्लस 2Cl, यहाँ पे भी हम 2 ले लेंगे, एंड अगेन फर्दर ये इसका हो जाएगा Na प्लस Cl2। यहाँ पे क्योंकि फाइनल वाली रिएक्शंस में क्या आया हमारा Cl2, तो वो इधर आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि हम बेसिकली होता ये है कि जब हमें कन्वर्ट करानी होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। एंड जो रिएक्शन हो रही होती है जिससे कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ये 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हो रहा होता है, एक अलग अलग कंपार्टमेंट्स, ये 2 कंपार्टमेंट जो अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में भी देखे, इनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड मेटालिक कंडक्टर होते हैं, साथ में ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। अब जो मेटालिक कंडक्टर है यहाँ पर जो कंडक्ट करवाने का काम कर रहे होते हैं, ये हमारा एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोड्स। दीज आर मेटालिक कंडक्टर्स विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इस कंपार्टमेंट में भी देखा जाए तो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को बेसिकली हमने यहाँ पे कह दिया सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एक हाफ सेल हो गया एंड ये एक हाफ सेल हो गया, दोनों में ही इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमने करवाना है, तो हमें इन दोनों सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग सॉल्ट ब्रिज एंड गैल्वेनोमीटर, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। इस सेल को हम कहते हैं डैनियल सेल, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है एनोड पर, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा एनोड है ना ऊपर, अच्छा हाँ, ये एक आप डिफरेंस देखेंगे, जो हमारा एनोड था इधर पे पॉजिटिव था, बट डैनियल सेल में ना उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हमारा एनोड जो है ये हो जाएगा नेगेटिव। जो हमने ऊपर सेल देखा उसमें कैथोड जो था वो था नेगेटिव, बट यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे उल्टा उल्टा हो जाता है, एनोड क्या हो जाएगा नेगेटिव, कैथोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बेसिकली यहाँ पे ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक इलेक्ट्रोड है, सॉरी, एंड जो सॉल्यूशन है ये है ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये रिलीज करता है Zn2 प्लस इसके सॉल्यूशन में, एंड यहाँ पे एक पतली सी Cu की स्ट्रिप होती है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारा वो है CuSO4। अब क्या होता है ना, ये रिलीज करता है जिंक यहाँ पे। अब इसमें जो Cu2 प्लस है ये जाके अटैच होता है, फिर ये यहाँ पे जो है इसकी पूरी लेयर बना लेता है साइड साइड में, एंड SO4 माइनस सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब कंडक्ट कराने के लिए एनर्जी हमें इनकी ही ज़रूरत है, मेटालिक कंडक्टर्स की, तो ये हमें मिल गए सेपरेट आउट होके, ठीक है।
तो हो क्या रहा है कि अब जब हमने इसे सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, अब वायर अटैच कर दी गैल्वेनोमीटर लगा के हमने, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा वो नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल में। कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि एनोड से कैथोड में ये जाएगा। एंड जो हमारा ये बन रहा है करंट, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब कि ये जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, मतलब कि कैथोड से एनोड की ओर ये जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी रिएक्शंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये Zn2+ बना दे रहा है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करा रहे हैं? लॉस करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली Zn से ये बना दिया इसने Zn2+। क्या करवा दिया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया भाई, है ना। तो ये हमारी हो गई हाफ सेल रिएक्शन किसकी? एनोड की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ से हमने बना दिया Cu, जो कि स्ट्रिप में जाके अटैच हो गया, है ना। तो इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बट यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो रहा होता है? गेन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हो जाएगा Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन हमने गेन करवा दिए, जिससे कि इसने बना दिया Cu। यहाँ पे अब हो रही है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये कैथोड का हमने देख लिया, एनोड का हमने देख लिया। अब ओवरऑल रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, हमने क्या देखा? Zn से बन रहा है Zn2+, Zn से बन रहा है Zn2+, Cu2 से बन रहा है Cu, Cu2 से बन रहा है Cu। बेसिकली अगर मैं बहुत इजीली आपको बताऊं तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे? आप ये इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देंगे और जो बचा Zn से Zn2+ में जा रहा है, Cu2 से Cu पे जा रहा है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने यहाँ पे देखा रिएक्टेंट्स एंड हमने यहाँ पे देखे हमारे प्रोडक्ट्स। जो फाइनल हमारे बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। सेल रिप्रेजेंटेशन अब हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं ये भी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, यस। हमने क्या देखा, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको बनानी आ गई ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाती है। हमने देखा कि Zn से Zn2+ बन रहा है, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, Zn से Zn2+ हमने यहाँ पे लगा दी। अब ये जो होता है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए होता है रिप्रेजेंटेशन। सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया, इसके बाद क्या हुआ, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए कितना इजी हो जाएगा अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन बनानी समझ में आ गई तो। ये हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब इलेक्ट्रोड के साइन, इनका मतलब क्या है? ठीक है, साइंस ऑफ द एनोड एंड कैथोड इन द वोल्टेनिक और गैल्वेनिक सेल्स आर ऑपोजिट। जैसा कि अभी हमने देखा ये ऑपोजिट होते हैं टू दोज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हमने देखा कि जो ऊपर वाला सेल हमने यहाँ पे देखा था अभी, इसमें क्या है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है ये उल्टा हो जा रहा है। हमारा जो एनोड पॉजिटिव था ऊपर, ये नेगेटिव में आ गया, जो कैथोड नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ गया, है ना। पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव डाल लीजिएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव में हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब ये तो हमने साइन देखा। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं ना। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले सेल में जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, एनोड से कैथोड। ठीक है, अब वही हमने देखा, आउट इन फ्लो कैसा चल रहा है इनका, वो हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद हाफ रिएक्शन भी हमने यहाँ पे देख ली। साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड में, ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड में। ऊपर क्या, देखिए, आइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही थी, एनोड में, एंड कैथोड में यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, एंड ऊपर वाली रिएक्शन में भी यहाँ पे
रिडक्शन ही हो रहा है कहाँ, कैथोड पे। तो ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एनोड से कैथोड ही जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, साथ में जो हाफ रिएक्शन है उसमें एनोड में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड में ही रिडक्शन हो रहा है दोनों सेल्स में, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये आपको यू जैसा नहीं दिख रहा है? ये हमारा यू जैसा शेप नहीं दिख रहा है, ऐसा उल्टा यू नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे यू ट्यूब है, एक यू ट्यूब जिसमें कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी से, इनर्ट मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे कि NaNO3 या फिर KNO3, जो कि जेली जैसे सब्सटेंस होते हैं। ये इनर्ट होते हैं ताकि ये रिएक्ट ना कर जाए इनसे, है ना। अब फंक्शन क्या है भाई सॉल्ट ब्रिज का? अभी हमने देखा कि देखो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करा रहा है? ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। ज्वाइन कराना, अगर हम इसे थोड़े टेक्निकल टर्म्स में देखें, ज्वाइन हमने क्यों कराया? ताकि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो वही एक इसका काम है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दोनों में न्यूट्रलिटी बना के चलना, दोनों में न्यूट्रलिटी बनाकर चलना। इसीलिए तो इनमें जो यूज़ होते हैं सब्सटेंसेस, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा सके। तो सेकंड हमारा फंक्शन हो गया टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है? ये मेटल की टेंडेंसी है टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। कब? जब ये खुद के ही सॉल्यूशन में खुद के ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हमने देखा Zn का ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। अब ये खुद के ही सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में टेंडेंसी टू लूज, या फिर यहाँ पे इसने क्या किया? गेन कर लिया, है ना। यहाँ पे इसने क्या किया? कॉपर ने गेन कर लिया। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये टेंडेंसी है ऑफ अ मेटल टू इधर गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन जब ये खुद के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात यहाँ पे की, ये कितने अमाउंट में जा रहा है, कितने अमाउंट में गेन कर रहा है, कितने अमाउंट में लूज ये कर रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने का तरीका जो होता है वो हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। अब इन्हें मेजर करना पड़ेगा तो देखो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगा। वैसे हम यहाँ पे दो ही मेटल्स की बात कर रहे हैं, जिंक और कॉपर की, ठीक है। तो इनके लिए जिंक अलग है, कॉपर अलग है, इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, कि जो हमारा फाइनल आउटकम है वो वेरी ना कर जाए। इसके लिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ही बना दी हैं ताकि हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे इजीली मेजर कर सकें एंड एरर को अवॉइड कर सकें। इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर हमने लिया हुआ है हमारा 298 केल्विन, प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 1 मोलर, ठीक है। ऐसे हम ई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जगह पे ही आपको लगी रहा है। देखिए आपको पता ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैसे होती है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे गेन हो रहा है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है ही नहीं। इसलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड में हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड में, ठीक है। आप ये देखिए एनोड में
दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैथोड में ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने देख लिया इसमें। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन बेसिकली इज लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं ए से ए पॉजिटिव बन गया, बी से बी पॉजिटिव बन गया। मान ली इसका ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इसमें 2 वोल्ट ही आएगा एंड ये -0.7 ही आएगा। ऐसा देखो ज़रूरी नहीं है, बट हमने यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मान लिया कि ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग आ जाएगा, बट ये ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल की तरह लिया हुआ है हमने, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आए। बस हमने ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है, मतलब कि बी से बी पॉजिटिव ही बनेगा एंड रिडक्शन में गेन ही हो रहा है। तो ए पॉजिटिव से ए बनेगा, बी पॉजिटिव से बी ही बनेगा। अब आपको अगर ये उल्टा करके, अब आपको ये लिखा तो नहीं रहेगा ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, खुद ही आपको समझना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एक का दिया हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का निकालने के लिए बोल दिया है, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है, या फिर आपको बोल दिया कि आपको पूरी आपको क्या करना है, ई नॉट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो भी वहाँ पे गिवन में दिया रहेगा उसमें मान लीजिए आपको दे दिया है ई नॉट, मान लीजिए ए प्लस ए दिया, इसकी वैल्यू मिल गई आपको 0.3। दूसरा दिया है बी सब्सटेंस के लिए, तो ये भी आपको दे दिया हमने बी से बी पॉजिटिव एंड मैंने कहा कि ये जो है हमारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। अब ये मान लीजिए मैंने आपको ऑपोजिट करके दे दिया, एनोड की बजाय कैथोड में दे दिया एंड कैथोड की बजाय ये एनोड में दे दिया। तो आपको बेसिकली इतना समझ में आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि ई नॉट निकालना, ई नॉट सेल निकालना, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, भूल जाइए, हम दोबारा से फिर से रिवाइज कर लेंगे। जब हम ये पढ़ेंगे हम ये भी फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब दिस इज़ वन ऑफ द गुड टॉपिक्स अगेन। यही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इसे बार बार पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चंस भी हम काफ़ी लाए हैं, आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि it is the reference electrode used to measure single electrode potential. Its potential is assumed to be zero. इसमें हम पहले ही जो हमारा पोटेंशियल है ये ज़ीरो मान चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, दो हाफ सेल्स चाहिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए। एक तो आपकी पूरी स्टैंडर्ड इसमें कंडीशंस एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे 1 मोलर ही है, 1 एटीएम है, 1 एटीएम को हम 1 बार भी लिख देते हैं, है ना। एंड टेम्परेचर भी हमारा 298 केल्विन ही है यहाँ पे। अब आपको या तो दूसरा यहाँ पे वो चाहिए, हाफ सेल चाहिए। बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है ना कि होता नहीं है हमारा एक, इसमें ही हमारा काम बन जा रहा है। तो हम सेकंड वाले को क्या कर लेंगे, सेकंड वाले हमारे हाफ सेल की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे कि ज़ीरो है, ठीक है। क्या है? ज़ीरो है। अब आंसर निकालने के लिए आपको या तो चाहिए कि आप दूसरा हाफ सेल ले आओ, जो कि यहाँ पे नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू ही अज्यूम कर ली है टू बी ज़ीरो। अब ये जो सेल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लैटिनम वायर। ये हमारी प्लैटिनम वायर है जो कि डिप्ड है HCl में। कहाँ पे डिप्ड है? HCl में। अगेन यहाँ पे वही दिया हुआ है कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, 1 ATM है
अच्छा 1 ATM जो हमने गैस है हाइड्रोजन गैस इसे पास करवा दिया थ्रू द HCl सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दिया है एंड फाइनली चॉप्ड जो है यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं फाइनली चॉप्ड या कहना चाहिए फाइनली डिवाइडेड, हाँ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। दिस इज़ आर प्लैटिनम वायर विच इज़ डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस अगेन स्टैंडर्ड कंडीशंस में पास करवा दी इस सॉल्यूशन से। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ये है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को पास करा दिया, ये बन गया H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमारा यहाँ पे हमने करा दिया रिडक्शन। अब आगे बढ़ेंगे, ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, है ना, ज़ीरो आ रहा है इसकी वैल्यू, ये NCERT से ही हमने उठाया हुआ है। ऐसे ही आप बाकी भी रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारा वैसे डेटा याद करना नहीं है। अब हाफ सेल रिएक्शंस जो हमने ऊपर देखी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कॉपर की, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इनकी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो यहाँ पे गिवन है। वैसे ही जिंक की भी, ये देखिए जिंक की भी यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड वैल्यू। आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है ना कॉपर और जिंक का, तो आप नोटिस कीजिएगा एक चीज़ की, एक तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको दी रहेगी 0.34 और एक ये वैल्यू दी रहेगी, तो आपका आंसर आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है ही, स्टैंडर्ड क्लासिक क्वेश्चन है ही, इसकी यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से। E0 सेल क्या होता है बेसिकली, अब E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये रिडक्शन के ही ऊपर बेस्ड होता है, तो इसीलिए एनोड में क्या हो रहा होता है हमारा, बिल्कुल, एनोड में हमने देखा कि दोनों सेल्स में हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, बट हमें क्या चाहिए, रिडक्शन, तो हम जो E0 ऑफ एनोड है उसे ले लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में से हम ले लेते हैं, आइए कोई वैल्यू अगर आपको नेगेटिव में दी हुई है तो आपको समझ जाना है कि वो एनोड में हुआ है एंड हमें उसको रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट कराना है। अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई है जो कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन में है, बट आपको उसको रिडक्शन में ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, तभी आप सॉल्व कर सकेंगे। इसे अब आइए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे हमने टेबल में देखा 0.76 0.34 0.76 0.34 इज जिंक और कॉपर की ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं एंड आंसर इसका 1.1 वोल्ट ही आता है। खैर, अब हम इसे अच्छे से समझेंगे। जिंक 2+ हमें यहाँ पे दिया है, इससे ये कन्वर्ट हो जा रहा है जिंक में, तो क्या ये रिडक्शन हो रहा है या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है नेगेटिव में, तो हमको पता है कि नेगेटिव वैल्यू एनोड में होगी। क्यों एनोड में होगी? क्योंकि एनोड में हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, बट हमें क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हमने इसे कन्वर्ट कराना है रिडक्शन पोटेंशियल में, इसीलिए हमने इसे नेगेटिव में ले लिया है। और एक एक चीज़ ये भी होती है कि आपको ये 2 वैल्यूज़ दी है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि कौन सा कैथोड में है कौन सा एनोड में है, तो जिसकी बड़ी वैल्यू होती है वो होता है कैथोड में। अब ये तो नेगेटिव में दिया है, नेगेटिव वाला हमेशा छोटा ही होता है पॉजिटिव वाले से, तो +3 4 जो है ये ज़्यादा वैल्यू वाला है, ये हो जाएगा कैथोड में। सेम गोज़ विद दिस वन। ठीक है, अब हमने अगेन ये फार्मूला यूज़ किया, हमने कुछ नहीं किया, फार्मूले में हमने बस ये पुट कर दिया
नाउ फॉर्मूले में भी हमको नेगेटिव दिया है, ये भी हमको नेगेटिव दिया है, तो इससे हमने पता कर लिया एनोड में है, इसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कराना होता है, क्योंकि इसीलिए है ना। ई कैथोड की वैल्यू हमें दी हुई है 0.34, ई एनोड, ई नॉट एनोड की वैल्यू हमें दी हुई है -0.76। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इससे हमारा आ जाएगा ई नॉट सेल, हम रख देंगे कैथोड की वैल्यू जो कि है 0.34 नेगेटिव, एंड वैल्यू भी नेगेटिव में दी हुई है तो नेगेटिव ऑफ 0.74। इससे हमारा आ जाता है आंसर एज 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट क्या आ गया हमारा ई नॉट सेल, 1.1 वोल्ट। उसी तरह से ये क्वेश्चन में भी देखेंगे, आइए इसमें भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे ध्यान से, तो अब रिडक्शन हो रहा होगा ना, तो A+2 से A+2 से A में जाएगा, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। A पॉजिटिव से A में जाएगा तो रिडक्शन हो रहा है, या फिर ठीक है वही हमने यहाँ पे लिया A+ से Cu, ठीक है A+ से A में गया, Cu2+ से Cu में गया, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। ये मतलब हमारा दिया हुआ है हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमारा कैसे कैसे पता, क्योंकि हमारा यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज फॉर लॉस, ऑक्सीडेशन इज फॉर लॉस ऑयल, ये हमने पढ़ा था है ना ऊपर। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि ये Sn से Sn2+ बन गया है ना। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम लेते हैं माइनस में, ठीक है माइनस में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, 0.34 हमने पुट किया, नेगेटिव तो है ही हमारे फॉर्मूले में, हमने इस वाली वैल्यू को हमारी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए माइनस लगा दिया, तो ये बन गया -0.14। आंसर आ गया हमारा 0.48। वही यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है कि इसको हम नेगेटिव में लेंगे रिडक्शन में चेंज करने के लिए, एंड ये सॉल्व कैसे किया है वो तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ई सेल। ध्यान रखेंगे नर्स्ट सेल का यूज करके सेल पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं वो है ई सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो है ई नॉट सेल। बट अगर आपको ई नॉट सेल नहीं आया तो आप नर्स्ट इक्वेशन वाला भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये देखिए क्योंकि फॉर्मूले में वही यूज हुआ हुआ है ना। अब हम देखेंगे, हमने रिएक्शन ली, मान लीजिए ये हमारी रिएक्शन है, कोएफिशिएंट है ये है ना, ये जो भी हमने स्मॉल लेटर्स से डिनोट किए हैं ये सारे कोएफिशिएंट है। ये हमारा ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बी पॉजिटिव हमारा बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है गेन हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। हमने एक रिएक्शन ले लिए। अब हमने क्या किया कि ई नॉट सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है, सॉरी ई सेल हमें निकालना है ना, ई सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल हमें चाहिए होता है, माइनस हम कर देंगे 2.303, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे एन से, एंड एफ तो आप जानते हैं होता है क्या, फैराडे का चार्ज है ना, फैराडेज कांस्टेंट। ये हमारा आर टी, आर स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज फॉर टेम्परेचर, ठीक है। फिर लॉग में हम लगाएंगे ए पॉजिटिव जो हमारा यहाँ पे हमें मिला, ठीक है, जो भी हमें
ये पॉजिटिव वैल्यू जो है, ये हम ए पॉजिटिव लगाएंगे, साथ में इसका कोएफिशिएंट बी पॉजिटिव लगाएंगे एंड साथ में इसका कोएफिशिएंट। इसकी जो हमें यूनिट्स भी है वो भी याद रखनी पड़ेंगी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ही हम ले रहे हैं, जैसे गैस कांस्टेंट 8.314 इसकी ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में ही हमें लेना है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 298 केल्विन ही हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। फैराडे कांस्टेंट, ये एफ बेसिकली होता है चार्ज किसी भी एक मोल पर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। अब हमने देखा जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज़ 298 केल्विन, इस पे ई सेल की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमने क्या किया, सारी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो पुट कर दी है। आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हम दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसके लिए अच्छा हाँ, एक और चीज़, आपको लॉग के बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर नहीं आते हैं लॉग के बेसिक्स तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए लॉग के बेसिक्स। थोड़े बहुत बहुत बेसिक बेसिक बातें भी अगर आपको याद रहें तो भी आपका काम इसमें चल जाएगा, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया, देखिए 2.303 एंड इसका आर एंड टी की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दिया, अपॉन में एन तो है ही, साथ में हमने रख दिया एफ की वैल्यू। ये हमारा आ गया लॉग। इससे ये जो पूरी खिचड़ी पका के जो हमने सॉल्व की, इससे हमें मिलता है 0.059। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। फाइनल फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा बनेगा ये तो आप एकदम याद ही कर लीजिए, है ना। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब एनसीईआरटी का ही यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आइए देखते हैं। विच इज़, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सेल इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखी है कि ई सेल हमें निकालना है। अगर ई नॉट सेल ये हुआ तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, सेल हमें रिएक्शन दी हुई है। सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले हमें देखना है इसका, फिर उसके बाद हम ये वाला जो फॉर्मूला है ई सेल वाला, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके बस हमें सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं कि अगर देखो टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो हमें खुद से ही मान लेना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है विच इज़ 298 केल्विन। अब आइए यहाँ पे हमने mg से mg2+ में हो रहा है, हमने यहाँ पे वो लग दिया। Ag+ से Ag में हो रहा है, हमने यहाँ पे वो लग दिया, है ना। ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। हमने यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिख देना है, ये वाला क्या, ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.5059 अपॉन में एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, साथ में हमारा आ जाएगा लॉग ए पॉजिटिव ए अपॉन बी पॉजिटिव पावर में बी। अच्छा, अब आपको ये फॉर्मूले का ना सहूलियत ये हो जाएगी कि आपको ये आर टी एफ ये 10 वैल्यूज़ नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज़ उठा के रखी हैं बस। बेसिकली आप देखेंगे इसकी वैल्यू ए जी हमने, ये देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले ए का रखा, देन हमने बी का रखा लॉग में, है ना। तो ए हमारा यहाँ पे है एम जी, देन आता है हमारा ए जी। एम जी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 0.130 मोलर। इसे हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻⁻1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। और ये 0.0001 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4, तो हमने वो लिख दिया। बट आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, कोएफिशिएंट दिए हुए, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 है। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं है ना, एक ही बात है वो। बट यहाँ पे तो कोएफिशिएंट दिया हुआ है हमारा 2, तो हमने यहाँ पे इसके
पावर में देना है 2, जैसे यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अच्छा ई नॉट सेल की भी हमें वैल्यू दी हुई है, वो भी हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसके बाद फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे पावर के साथ, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻7, सॉरी 7। अब इसे देखिए अगेन यहाँ पे लॉग के बेसिक्स जानने की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर कोई वैल्यू हमें ऐसी दी हुई है ब्रैकेट में, तो होता क्या है कि इसे हम लिख देते हैं log 1.3 प्लस में log 10⁻7, ऐसे ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे। log एक बार इसके साथ भी आएगा, एक बार इसके साथ भी आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे log के साथ सेपरेट आउट करके लिख दिया। पॉजिटिव में है दोनों, तो अगर 10 कुछ भी होता है ना, 10 मान लीजिए 3 है, 10 5 है, 10 8 है, 10 9 है, तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स 10⁻7 है, 10⁻8 है, इट बिकम्स ओनली 8 या फिर 7, ठीक है। तो हमने वहाँ यहाँ पे लिख दिया log 1.3 की वैल्यू 1.3 ही हमने यहाँ पे अभी लिखा है, ओके। इसे 1.3 की वैल्यू आप देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व किया फर्दर, तो ये हमारे पास आ जाता है 7.1147.114 आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने देखिए टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेटर से देखा है, बट ये अगर आप निकालेंगे ना, तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉग एकदम अप्रॉक्सीमेट ही लेते हैं यूजुअली, है ना। तो इसकी वैल्यू चलेगा अप्रॉक्सीमेट में भी आई तो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके देखी, आ गया 2.96। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, हमें ईएमएफ यहाँ पे निकालना है। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, बेसिकली ई सेल ही हमें यहाँ पे निकालना है, एंड हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू दी हुई है, सब पुट करेंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। इसमें देखिए लॉग का जो सॉल्व करने का है ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक लग रहे हैं, इसके बाद आपका पूरा खेल चालू होता है मैथ्स का। इसके लिए आपको लॉग के बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ तक तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दोनों जगह पे हमने 10⁻⁻2 10⁻6 यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे थे, है ना। इसको डायरेक्ट ये नहीं हो जा रहा है, जैसे 10⁻7 दिया होता तो ये डायरेक्ट 7 बन जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केस अलग है। तो हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया, इससे हमारा आया 0.295, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। इसे हमने ब्रैकेट में ही सॉल्व किया तो ये 4, एंड इसे ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा +6, जो कि यहाँ पे बन गया 10⁻4। तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 4 इंटू 10⁻4 यहाँ पे बचा। अब सबसे पहले अब हमने क्या किया, लॉग इसके साथ भी जाएगा, लॉग इसके साथ भी जाएगा, तो log 4 लिख दिया, प्लस में log 10⁻4। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही खेल चालू हुआ, ये देखिए ये 7 हो गया था, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 में 4 है तो ये 4 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू कुछ होती है 0.06 के साथ 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इनको प्लस करेंगे 0.46 आ गया। इसे सबसे पहले तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, फिर जाके याद रखिएगा ये सब जो सॉल्व हो जाएगा ना, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो आंसर में वेरिएशंस आ जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। देन 1.05 से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.142। अब हमें देखना है कि अगर हमारी प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है। अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो ई नॉट सेल जो है हमारा ये हो जाता है 0, ठीक है, ये 0 हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है हम ये 2.303 वाला यूज़ करेंगे, है ना। इसके लिए
ये देखिए, फिर उसके बाद सॉल्व करके जो हमने खिचड़ी पकाई थी ये 0.5059 में आ गया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ई नॉट सेल ज़ीरो हो जा रहा है। आइए देखिए, सबसे ऊपर हमने जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, ई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, माइनस में हमारा आ जा रहा था, क्या लिख रही हूँ, ओके फिर से करते हैं। ये ई सेल था इक्वल्स टू ई नॉट सेल, माइनस में क्या था हमारा, ऊपर में था 2.303 आर टी बाई एन एफ, एंड फिर यहाँ आ जाता था वो लॉग वाली कहानी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ई नॉट सेल इधर ट्रांसपोज करा दिया हमने, क्यों, क्योंकि हमारा ई नॉट सेल ही ज़ीरो है। ई नॉट सेल सॉरी ई सेल हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसको इसलिए हम इधर ले जाएंगे, है ना। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, कैसे, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये मान लीजिए लॉग वाली कहानी हमारे यहाँ पे ए प्लस एंड ऊपर में कोएफिशिएंट पावर में आ जाएगा बी प्लस एंड बी इसके पावर में आ जाएगा। बट ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो लिख देंगे, ई नॉट सेल एंड ये बाकी की कहानी। अब आप ही देखेंगे कि ये नेगेटिव में दिया हो, इसको उठा के हम यहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, ई नॉट सेल बचेगा एंड ये पॉजिटिव में आ जाएगी हमारी वैल्यूज़ जो कि है 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ एंड देन लॉग ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा आ गया फॉर्मूला यहाँ पे। बट क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये के सी यहाँ पे लिख देंगे हम, एंड लॉग ऑफ के सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो चैप्टर पढ़ा था 11th में, है ना, इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है, आ ही जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे हमें पता है, अगर नहीं दिया होता है तो हम अज्यूम करते हैं 298 केल्विन में दिया हुआ है ना। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड इसी में हम अगर लॉग के सी वाले फॉर्मूला में आए तो इसमें से क्या हो जाएगा, एन एफ से एन एफ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -2.303 आर टी एंड लॉग के सी। तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज लिख ली। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने को बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, लॉग के सी हम निकाल लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग लॉग वाला खेल आ गया। अगेन आपको नहीं पता तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत आ जाएगी सॉल्व करने में। वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे इस तरह से, है ना, आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी वाला, जी नॉट वाले फॉर्मूले पे, है ना। वैल्यू दी हुई है यहाँ पे डैनियल सेल की, बेसिकली हमें यहाँ पे हमारा ई नॉट सेल ही दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हम फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज पुट कर लेंगे, एफ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ 96500, फिर हमें 1.1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे आंसर ही आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको ऐसा यूनिट्स जो होती हैं वो पता होनी चाहिए, तो इजी रहेगा। ये छोटा सा है, देखिए क्वेश्चन कितना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक रेजिस्टेंस। अब हमारा शुरू होता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट, जिसमें कि आपको पहले की, मतलब ये देखिए आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, इजी पार्ट है, एक चीज़ समझ में आ जाए तो उसी से लिंक दूसरी, उसी से लिंक तीसरी चीज़ें हैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बस ध्यान देना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर ये इजीली हो जाता है। ओके,
अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकने की कोशिश करते हैं वो होता है रेजिस्टेंस। बेसिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है जो, जिससे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो सके ज्यादा, है ना। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्मूले के ऊपर ही दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा हमारा फॉर्मूला बन रहा है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे लगाया रो। ठीक है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी ऐसे यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, रो हमें निकालना है, तो इसके लिए हम इसे ऊपर ले गए। ये बचा हमारा आर ए एंड एल, यहाँ पे आ गया। ये हमारा बन गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। ये है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंट करती है ईज बाय विच चार्ज फ्लोज। ये होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स। इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 1/r ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी कहते हैं। इसे हम कह रहे थे ओम, तो ये उल्टा हो गया ये हमारा मोम। और इसे सीमेन भी कहते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के से डिनोट करेंगे। ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। रेजिस्टिविटी हमने यहाँ पे अभी पढ़ी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी दैट इज के, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना। इसका ऐसा ही यूनिट होती है मो इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर ओम इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। फिर बेसिकली मीटर से ज़्यादा ना केमिस्ट्री में कॉमन होती है ये वाली यूनिट, जिसमें सेंटीमीटर यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट के बारे में। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज बेसिकली डिनोटेड बाय जी, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। 1/r हमने पढ़ा। इससे हमें क्या मालूम पड़ा? अब इस ये जो हमारा यहाँ पे आ गया, हमने वैल्यूज यहाँ पे उठा के रख दी। आर भी होता है 1/रो, है ना। यही है, हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो जी नॉट होता है, जी नॉट होता है हमारा सेल कांस्टेंट। ये होता है L/A के, तो हमने L/A की जगह, अच्छा 1/r हमारा होता है क्या, जी, दैट इज कंडक्टेंस। एंड L/A हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है, जी नॉट सेल कांस्टेंट। तो हमने एंड 1/1 बाय रेजिस्टिविटी, है ना। बेसिकली 1/रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी, तो हमने यहाँ पे वो भी रख दिया। कंडक्टेंस 1/, क्या कहते हैं, सॉरी 1/, रेजिस्टिविटी यहाँ पे हमारा हो गया कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एंड 1/r इज फॉर कंडक्टेंस एंड L/A इज सेल कांस्टेंट। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इसकी ऐसा यूनिट होती है L/A की मीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। एंड ये अलग फॉर्मूला, ये इसकी यूनिट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा एंड मीटर, लैम्डा m से हम इसे डिनोट करेंगे। ये आधा लैम्डा है, ठीक है। ऐसे है, क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा भी कह सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा बेसिकली कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इंटू में 1000 आ जाएगा अगर सेंटीमीटर में होगा तो। ये ऐसा यूनिट हो जाती है साइमन मीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स या फिर साइन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होती है ये हम देखेंगे। ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक ग्राफ बनाना है। एक जगह हम ले रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी जगह हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए बनेगी ऐसी स्ट्रेट लाइन। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हाई से नीचे 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 लो होते जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन भी जो है बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। कंडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/कॉन्सेंट्रेशन के। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर कम हुई, देखिए मोलर कंडक्टिविटी अगर कम हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होते जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ते जा रही है। मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती जा रही है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रही है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एक और है, ये लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, डेबाय हैकल ऑनसेगर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा नॉट एम माइनस में आ जाएगा BH2C कॉन्सेंट्रेशन। ये इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। डायलेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी एंड मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है बेसिकली क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा एम एट मैक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, जैसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से, और इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये यही हमने अभी यहाँ पर देखा। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जैसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा हो जाएगा हमारा लैम्डा एम अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिसोल्यूशन। अब हमें पता है कि डिसोल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा K/A कॉन्सेंट्रेशन अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसमें कोलराउस लॉ क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट सेज मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of a strong electrolyte is equal to the sum of molar ionic conductance of the cation and anion at infinite dilution। इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलेगा। अगर हमें कोई रिएक्शन दी है ए बी, इससे बन रहा है पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल रहा है। ये क्या हो जाता है, सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। उसी तरह से बाकी इससे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल रहा है हमें किसका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें मिल रहा है कैसे, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस से किसके, कैटायन और एनायन के। ये सारे एग्जांपल्स उसके दिए हुए हैं। हमें मान लीजिए कोई दिया हुआ है इस तरह से, कोई भी H2SO4 मान लीजिए, HCl मान लीजिए, कुछ भी ऐसा हमें दिया रहता है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे दोनों कंपोनेंट्स में एंड इसके बाद इसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। कैसे, अगर हम इनके आयोनिक जो कंडक्टेंस है इन्हें प्लस कर देंगे तो A एंड B मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे हमें सारी डिटेल्स गिवन ही है क्वेश्चन में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज फॉरवर्ड 0.1 मोलर
KCl सॉल्यूशन, ये देखिए सारी डिटेल्स में कॉन्सेंट्रेशन 1 हमें दी हुई है एज 0.1। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंसेस दी हुआ है हमें ओम में, है ना। ये देखिए रेजिस्टेंस 100 ओम। देन हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी 1.29 सीमन पर मीटर, है ना। वैसे ही यहाँ पे दूसरी हमें कंसंट्रेशन दी है 0.02। देन रेजिस्टेंस दी है 520 ओम्स। यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल कांस्टेंट वाला आंसर निकाल लेंगे। इससे हमें K2 हमारा मिल जाएगा, जिसके लिए K1 ऑलरेडी है, K2 भी मिल जाएगा। इसको हम पुट करेंगे इनफाइनाइट वाले में नहीं, मोलर कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में, एंड इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1000 में हमने लिया क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा हमें लाना है आंसर। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। उसी तरह से बाकी के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने एक बार देख लेंगे खुद से। अब हमारा चालू होता है थियोरेटिकल पार्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल जो होते हैं डिस्पोजेबल एंड नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड इनके कन्वर्जन में जो रिएक्शन होती है वो होती है इरिवर्सिबल, इसीलिए हमें इसे डायरेक्ट डिस्पोज करना पड़ता है एंड दोबारा से रिचार्ज ही नहीं हो सकते। एग्जाम्पल में आता है ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट इनमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड हो रही हैं, इसलिए इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। ड्राई सेल को हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। ये प्राइमरी सेल का टाइप है, यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। एनोड एंड कैथोड की जो यहाँ पे रिएक्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी आप ओवरऑल रिएक्शन एज होमवर्क यहाँ पे लिखेंगे। ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये दोनों है। यूज इसका है क्लॉक में यूज़ आ जाता है, टॉयज में एंड रिमोट्स में यूज़ आ जाता है। मर्क्यूरी सेल जो है ये, इसे हम बटन सेल भी कहते हैं। अगेन ये तीनों रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है, आप इन्हें याद कीजिएगा एंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट, इसमें हम एक नोट का पॉइंट देखेंगे कि मर्क्यूरी सेल जो है ये कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व रहेंगे। यूजर्स के हियरिंग एड्स में, रिस्ट वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स में। ये डायग्राम लेड स्टोरेज सेल, ये सेकेंडरी सेल है, ठीक है। इसके यूसेज दिए हुए हैं, रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये याद करना ही है एट एनी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजर इसकी कार, बैटरी में, इन्वर्टर में और भी कई चीज़ों में यूज आ जाता है। निकल कैडमियम सेल, ये भी सेकेंडरी सेल है, इसकी बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। अगेन इसकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी याद करना है। एनोड एंड कैथोड, अच्छा जो कैथोड में हो रहा है एंड एनोड में हो रहा है, हमने पढ़ा था कि उससे हमें पता चल जाता है कि एनोड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो वही हम इस तरह से, जैसे एनोड कैथोड में रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे पता चल गया किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन हम खुद बना के लिखेंगे, हाफ सेल वाली डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन इसे कहेंगे। फ्यूल सेल पे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये सारी ही जितनी भी आप देख सकते हैं रिएक्शंस, आपको सारी ही याद करनी है। फ्यूल सेल में बढ़ेंगे, ये एक ऐसा सेल है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन को, ठीक है। फ्यूल से बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना अगर है हमें, तो उसके लिए हमें फ्यूल सेल लगेगा। अगेन ये रिएक्शंस आपको याद करनी है। इसमें इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है ये अपोलो प्रोग्राम, जो स्पेस का एक अपोलो प्रोग्राम हुआ था उसमें यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये कंबशन से यूज हो रही है ना, फ्यूल से हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, सॉरी बना के देती है कम टाइम में एंड कम एफर्ट्स में।
Faraday's law of electricity.